फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 की जियोग्राफ़ी, ठीक है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए चाहे आप बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, यूके बोर्ड एंड अदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। यानी कि कौन से ऐसे नगरीय समूह है जिसमें कि प्रवासी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसते ज़्यादा हैं। आपके पास ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई जो है यहाँ पे प्रवासी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सघन आबाद वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है मुंबई। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किनकी या किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, और ऑप्शन सी है दमन एंड द्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर पाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश में वो पाया जाता है लक्षद्वीप में, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले जो थी वो 7 थी, लेकिन अब इसमें 2 की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो चुकी है, ठीक है। जम्मू और लद्दाख को जोड़ा गया है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत, इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 9 बन चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अहम सवाल थे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि रुको और जाओ जो विचारधारा है, रुको और जाओ या निश्चय नव निश्चयवाद जिसे हम कहते हैं, इसकी संकल्पना किसने दी थी। तो आपके पास ऑप्शन है रेड जेल, ऑप्शन बी हमबोल्ट, ऑप्शन सी विडाल्डी लाब्लास, और ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रिफिथ टेलर जो था इन्होंने दिया था रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना, यानी कि विचारधारा प्रस्तुत की थी। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसकी या किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि शहरीकरण जो है, शहरीकरण की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब कौन से यूरोपीय देश हैं। तो जैसे देखिए यहाँ ऑप्शन आपके पास है माल्टा, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेल्जियम जो है यहाँ पर नगरीकरण, शहरीकरण मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि पिलानी नगर का संबंध है, पिलानी नगर का किससे संबंध है। तो ऑप्शन है आपके पास खनन नगर से, ऑप्शन बी है धार्मिक नगर से, ऑप्शन डी है औद्योगिक नगर से, ऑप्शन सी है औद्योगिक नगर, और ऑप्शन डी है शैक्षिक नगर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शैक्षिक नगर से संबंधित है कौन, पिलानी नगर, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवि फसल नहीं है। यानी कि इनमें से 3 ऐसे फसल हैं जो कि रवि फसल हैं, चौथा ऐसा कौन सा फसल है, मतलब इन ऑप्शन में से जो कि रवि फसल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो रवि फसल आप बहुत पहले से जानते हैं, 6 से लेकर 10 तक में आप रवि फसल के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप ज़रूर देंगे इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल ऐसे फसल होते हैं जिसको मतलब एक बार उसका बीज बोया जाता है और फिर उसको वहाँ से उस जगह से निकाल करके किसी और जगह पे फिर रोप दिया जाता है, तो उसे रोपण फसल कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है चाय, रबड़, कॉफ़ी, गेहूँ, ठीक है। तो इसके रोपण फसल कौन नहीं है, तो गेहूँ जो है वो रोपण फसल नहीं है, क्योंकि गेहूँ डायरेक्ट बीज बोया जाता है और इसी से मतलब ये पौधा बनकर फिर गेहूँ ये मतलब उसमें हो जाता है। तो चाय जो होता है ये एक रोपण फसल है, उसके बाद रबड़ भी एक रोपण फसल है, कॉफ़ी भी रोपण फसल है, और चावल या धान की बोले तो धान भी एक क्या है, एक रोपण फसल है, ठीक है। क्योंकि उसका अभी पहले बीज बोया जाता है, फिर उसको वहाँ से मतलब
उखाड़ करके दूसरे जगह पर रोपा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में आपको हम बता चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, आपको बहुत सारी वीडियो ऐसे मतलब बहुत सारी नहीं, एक वीडियो है जो मतलब फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो है उसमें हमने कवर कर दिया है प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है। ठीक है, नहीं तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत एक चैप्टर ही आता है, वो चैप्टर आपको कवर करा दिया गया, वो आप देख लीजिए। तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आता है वो आता है कृषि। आपको बताए थे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, लकड़ी काटना, ये सब जो आता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। व्यापार और उद्योग की बात करें तो ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तृतीयक और चतुर्थ दोनों में आता है। सेवा जो होता है ये दोनों में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्वेश्चन 8 का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, हल्दिया और कोची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। कहाँ स्थित है? मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन स्थित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। आपके पास ऑप्शन है 4, 8, 7, 10। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन की संख्या की बात करें तो वर्तमान में भी 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन अवेलेबल हैं भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन की संख्या 8 है। उसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। धातु और धातु के बारे में हम क्लास 10th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आप जानते हैं कि अधातु इनमें से कौन है। जैसे कि ऑप्शन है मैग्नीज, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभ्रक जो है वो क्या है, एक अधात्विक खनिज है, ये आप जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है कि इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश में आता है, महाराष्ट्र में आता है, तमिलनाडु में आता है या राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत आता है इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है कि नागपुर योजना का संबंध है, किससे संबंध है। रेल परिवहन से, सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से या जल परिवहन से। तो नागपुर योजना का जो संबंध है वो है सड़क परिवहन से। किससे संबंध है? सड़क परिवहन से नागपुर योजना का संबंध, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि कॉफ़ी, चाय, कपास इत्यादि इस तरह की फसलें जो होती है वो क्या है, मतलब कौन सी फसलें हैं। जैसे कि रेशेदार फसलें हैं, पेय फसलें हैं, नकदी फसलें हैं या खाद्य फसलें हैं। तो देखिए चाय, कॉफ़ी और कपास जो होते हैं इस तरह की फसलों को हम क्या कहते हैं? नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, नकदी या नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। उसके बाद क्वेश्चन 15 की 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो रहते हैं, किस जगह पर ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाला क्षेत्र है, किस इलाके को भीड़ भड़ाके वाला इलाका कहा जाता है। तो जो कि ऑप्शन ए में ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे कि आपको हम बताए थे, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये जो ऊपर का भाग है ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर क्या होता है कि जनसंख्या बहुत कम बसती है। क्यों बसती है? क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ठंडियों के समय में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए लोग यहाँ पर बसना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके बाद पश्चिमी चीन, और उसके बाद ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑप्शन डी में है दक्षिण एशिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण एशिया में सघन मतलब आबाद वाले क्षेत्र, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब भीड़ भड़ाका वाला ये क्षेत्र आता है, दक्षिण एशिया। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं, यानी कि इनमें से 4 जो है इनमें से 3 आसियान का सदस्य है और एक ऐसा देश है जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। आपको पता है कि आसियान की जब स्थापना हुई थी तो 5 देशों ने मिल करके आसियान की स्थापना की थी और उसके बाद फिर इसमें 5 देश शामिल हो गए थे। तो टोटल कितने देश हुए? अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप ये जानते होंगे, अगर नहीं है तो आपको शायद नहीं पता होगा। तो हम बता दिए कि 5 देश पहले ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी और फिर इसमें 5 देश और मिल गए थे। तो वो कौन से देश थे? तो देखिए ब्रुनई, दारेसलाम, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इन 5 ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। तो देखिए ब्रुनई तो थे इसमें,
सॉरी माफ़ कीजिएगा, ब्रुनई इसमें शामिल थे, उसके बाद इंडोनेशिया भी शामिल थे और थाईलैंड भी शामिल थे। तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश नहीं थे, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 16 का। उसके बाद क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारक नहीं है, मतलब क्या अगर नहीं होगा फिर भी हम उद्योग लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपके पास बाजार नहीं होगा तो क्या आप उद्योग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। मतलब आप अपने फैक्ट्री में जिस चीज़ का उत्पादन करेंगे उसको बेचेंगे कहाँ जाकर? बाजार जाकर। तो इसलिए बाजार का होना तो ज़रूरी है। चलिए ये बात फिक्स हो गया। उसके बाद पूंजी, आप अपने उद्योग में जो चीज़ बनाएंगे उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? जब तक आपके पास पूंजी नहीं रहेगा, आपको मतलब संसाधन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो पूंजी का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद वनस्पति, वनस्पति क्या ज़रूरी है? मतलब ऐसा ज़रूरी है कि कोई उद्योग लगाते तो वनस्पति होना ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप मतलब लकड़ी वाला उद्योग है आपका तो वनस्पति चाहिए, अगर लकड़ी वाला उद्योग नहीं है तो वनस्पति की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऊर्जा तो हमें चाहिए, क्योंकि मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी मशीन को चलाने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी औद्योगिक अवस्थापना के लिए कौन सा कारक नहीं है? तो वनस्पति कारक नहीं है। ठीक है, इनमें से बाजार, पूंजी और ऊर्जा, ये तीनों अवस्थापना का कारक है। उसके बाद क्वेश्चन 18 कह रहा है कि किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गोवा में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ की ज्वारीय ऊर्जा के कारण ये प्रसिद्ध है, या पेट्रोलियम के कारण प्रसिद्ध है, या परमाणु ऊर्जा के कारण प्रसिद्ध है, या सौर ऊर्जा के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पेट्रोलियम के कारण मुंबई हाई प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है कर्नाटक और ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है विजयनगर इस्पात संयंत्र। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है। उसके बाद आईटीडीपी का संबंध, यानी आईटीडीपी का मतलब होता क्या है यही आपको बताना है। तो आईटीडीपी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि समन्वती जनजाति विकास प्रोग्राम। ठीक है, तो समन्वती जनजाति विकास प्रोग्राम जो है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपके अनुसार। यानी कि आईटीडीपी का जो पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो समन्वतीय जनजाति विकास प्रोग्राम होता है। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि बालाघाट प्रसिद्ध है। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहों के लिए प्रसिद्ध है, या मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, या अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट जो प्रसिद्ध है वो है मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंगनीज के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है। मतलब मैंगनीज के लिए बालाघाट को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक यानी कि नाटक करो। ठीक है, तो सूती वस्त्र का जो मतलब सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 24 कह रहा है कि इनमें से कौन लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित, यानी कि समुद्र के किनारे स्थित है? तो देखिए दुर्गापुर, ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है विजयनगर और ऑप्शन सी है सलेम। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विशाखापट्टनम जो है ये लौह इस्पात कारखाना जो है बिल्कुल समुद्र के किनारे। वैसे इस विशाखापट्टनम तो समुद्र के किनारे बसा ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 25 कह रहा है कि मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। मिकिर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में या मेघालय में? तो मिकिर पहाड़ी जो स्थित है वो है
असम की पहाड़ियों में। मतलब मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाती है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो किसको मिलाती है, दिल्ली से लेकर मुंबई को मिलाती है, या मुंबई को कोलकाता से मिलाती है, या वाराणसी को कन्याकुमारी से मिलाती है, चेन्नई को कोलकाता से मिलाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली से, मतलब सॉरी, दिल्ली को कोलकाता से मिलाती है। दिल्ली को कोलकाता, तो दिल्ली को कोलकाता से मिलाती है, ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल्ली को कोलकाता से मिलाती है। उसके बाद क्वेश्चन 27 कह रहा है कि गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी जनजाति जो होती है ये मतलब ऐसी एक थोड़ी सी जनजाति होती है जो कि मतलब पाई जाती है भारत में। तो वह गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, या कर्नाटक में पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति जो पाई जाती है वो पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 28 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में है। तो गोंड और संथाल, भील और उरांव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोंड जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो है वो गोंड ही जनजाति है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे गुजारिश है, विनती है, निवेदन, अनुरोध है कि अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उसे भी इस वीडियो को जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो पूरा हो सके। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कि कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मतलब मोटिवेट बनता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।